सैर कर दुनिया के गाफिर, सैर कर दुनिया के गाफिर, जिंदगी फिर कहाँ, जिंदगी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ, नौजवानी फिर कहाँ। प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपकी शिक्षिका पूजा प्रियदर्शनी आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है लासा की ओर, लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, इसके लेखक हैं हमारे घुमक्कड़ी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी। प्यारे बच्चों, अभी अभी कक्षा आरंभ के समय आपने मेरे मुख से जो पंक्तियाँ सुनी हैं, वह पंक्तियाँ लेखक राहुल सांकृत्यायन जी की श्रेष्ठ पंक्तियाँ हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने हमें घूमना अर्थात भ्रमण का महत्व बताया है। उनके अनुसार हम सभी को जरूर अपने जीवन काल में नए नए स्थानों का भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। अच्छा बच्चों, आप लोग बताइए, आप में से किसे किसे घूमना पसंद है? निसंदेह आप सभी को घूमना पसंद होगा, है ना? किंतु बच्चों, अभी तो कोविड का समय है और इस महामारी के काल में हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, यह अंधेरा भी जल्द ही छटेगा और एक नया सवेरा आएगा और हम सब फिर से एक बार खुले में हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और घूमेंगे। किंतु बच्चों, तब तक के लिए आप अपने घर में ही सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। तो आइए अब हम विषय वस्तु की ओर चलते हैं। बच्चों, इस पाठ के अध्ययन से पूर्व हम इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय पर एक संक्षिप्त दृष्टि डाल लेते हैं। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 ईस्वी में इनके ननिहाल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनका पैतृक गांव कनेला था और इनका मूल नाम केदार पांडे था। चूंकि राहुल सांकृत्यायन जी बौद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने एक बार श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और फिर उसके बाद इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी को अनेकों भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए इन्हें महापंडित की संज्ञा भी दी गई थी। इन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, रूसी, जापानी, चीनी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था और इन्होंने करीब 150 पुस्तकें लिखी। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं मेरे जीवन की यात्रा। मेरे जीवन की यात्रा जो है, यह इनका यात्रा वृत्तांत है, जिसके 6 भाग प्रकाशित हुए हैं। इन 6 भाग में इन्होंने अलग अलग स्थानों के बारे में, वहाँ की परिस्थितियों के बारे में और वहाँ के जीवन यापन के बारे में हम लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया है, परिचित करवाया है। और इसके अलावा भी इनकी अनेकों प्रमुख पुस्तकें हैं जिन्हें इन्होंने लिखी है। दर्शन, दिग्दर्शन, भागो नहीं, दुनिया बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, दिमागी गुलामी आदि। बच्चों, यूं तो राहुल सांकृत्यायन जी ने साहित्य के सभी उपादानों पर अपनी लेखनी चलाई है, जैसे उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना, शोध पत्र आदि सभी को इन्होंने अपने कलम के माध्यम से धनी किया है। किंतु इनका यात्रा वृत्तांत जो है, उनका स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा है, उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया है। लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार घूमना यानी भ्रमण करना न केवल हमारा मनोरंजन करता है, बल्कि यह हमारा ज्ञानवर्धन भी करता है और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ एक दूसरे के भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इसलिए राहुल जी कहते हैं कि हमें जरूर भी भ्रमण का, घूमने का लाभ उठाना चाहिए। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में कई स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन का सुंदर झांकी प्रस्तुत किया है।
आज का जो हमारा यह पाठ है लासा की ओर, इसी यात्रा वृत्तांत की एक कड़ी है। बच्चों, लासा तिब्बत की राजधानी है और चूंकि हमारे जो ये लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, उनको बौद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा वे प्रभावित थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वे एक बार लासा का अच्छे से भ्रमण करें। तो उन्होंने एक बार सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से अपने एक बौद्ध मित्र के साथ लासा जाने का कार्यक्रम बनाया। बच्चों, आप सभी जानते हैं सन 1929 से 30 का जो यह काल है, वह समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, यानी हमारा देश उस समय गुलाम था। तो उस समय तिब्बत यात्रा की अनुमति भारतीयों को नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने बौद्ध मित्र सुमति के साथ नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाने का कार्यक्रम तय किया। और इतना ही नहीं, नेपाल के रास्ते से भी अगर वे जा रहे थे तो वे अपने वास्तविक भेष में नहीं गए, बल्कि छद्म भेष में गए। बच्चों, छद्म भेष हम उसे कहते हैं जब व्यक्ति अपनी पहचान छुपाने के लिए दूसरा भेष धारण करता है, यानी हम जैसे दिखते हैं वैसे नहीं, बल्कि किसी और का रूप धरकर हम दुनिया को जताने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं छद्म भेष। तो राहुल सांकृत्यायन जी अपने बौद्ध मित्र सुमति के साथ भिखमंगे के रूप में लासा की यात्रा पर गए और इस पाठ में इसी लासा के यात्रा वृत्तांत का विस्तार पूर्वक इन्होंने वर्णन किया है। लासा के दुर्गम स्थलों का, साथ ही साथ वहाँ के मनोरम पहाड़ियों का, मनोरम स्थलों का अत्यंत ही रोचक अंदाज में, रोचक शैली में इन्होंने वर्णन किया है। तो आइए अब हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। बच्चों, लेखक राहुल सांकृत्यायन जी कह रहे हैं नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता था, उसी से ये अपने बौद्ध मित्र सुमति के साथ जा रहे हैं। और यह रास्ता जो है व्यापारिक रास्ता तो है ही, साथ ही साथ सैनिक रास्ता भी है, यानी इस रास्ते से ही तिब्बत से व्यापार होता था दूसरों देशों से, और साथ ही साथ यह सैनिकों के जाने का रास्ता भी था। और सैनिकों के जाने का रास्ता था, इसलिए जगह जगह सैनिकों को ठहरने के लिए इसमें दुर्ग या किले बने हुए थे। लेकिन धीरे धीरे चीनी सैनिकों ने यह स्थान छोड़ दिया था, तो उन किलों या दुर्ग पर वहाँ के किसानों ने अपना घर बना लिया था और वे लोग वहाँ रहने लगे थे। इस पाठ के आरंभ में ही लेखक राहुल जी बताते हैं कि लासा में, तिब्बत में छुआछूत, जाति पाति का तो सवाल ही नहीं था, और साथ ही साथ यहाँ पर औरतें पर्दा भी नहीं करती थी, और ना ही यहाँ के लोगों को भिखमंगों से चोरी का डर था। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम भिखमंगों को अपने दरवाजे पर ही रोक देते हैं और वहीं से उन्हें भिक्षा देकर विदा कर देते हैं, किंतु लासा में भिखमंगे अंदर तक, घर तक भी घुस जाते थे और घर की जो स्वामिनी थी उससे चाय बनवा करके भी ले लेते थे, यानी कि उनके अंदर घर तक जाने में कोई भी भय या रोक टोक नहीं था। और एक बात की चर्चा लेखक ने की है कि वे लोग सफर के दौरान अनेकों जगह चाय का भी मजा लिए, और वहाँ की चाय जो थी हमारे यहाँ की चाय से अलग थी। मतलब हमारे यहाँ जो चाय बनती है वह दूध, शक्कर, चायपत्ती से बनती है, और वहाँ की चाय में मक्खन, नमक और साथ ही सोडा को कूट कर दिया जाता था। और अगर राहगीर उस रास्ते से गुजर रहे हैं और घरवाले से चाय की अपेक्षा करते हैं तो उसे दूध, नमक और मक्खन दे देते थे, मक्खन, नमक और सोडा दे देते थे। और अगर उन्हें लगता था कि उनके मक्खन का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है तो वे खुद से रसोई तक जाकर कूटकर चाय ले आते थे। इसी प्रकार से विभिन्न स्थानों का वर्णन करते हुए लेखक सुमति के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत के लासा के अनेकों जगहों का, दुर्गम स्थलों का भी वर्णन किया है। थोंगला, जहाँ की वह सबसे प्रथम पड़ाव में पहुँचे थे, और वहाँ के बाद जो इनका दूसरा पड़ाव था वह बहुत ही चढ़ाई वाला था। तो इन्होंने कहा अपने मित्र से कि अब हम लोग वहाँ से घोड़े के साथ चलेंगे,
और पहला जो स्थान था थोंगला, वहाँ पर डाकुओं का बहुत ज़्यादा आतंक था। डाकू पहले राहगीरों को मार देते थे और फिर उनके पास देखते थे कि अब उनके पास क्या सामान है। किंतु लेखकों को डाकुओं का भय नहीं था, क्योंकि इनके पास तो कुछ सामान नहीं था, ये तो भिखमंगे के रूप में जा रहे थे। फिर इसके आगे इस बात की चर्चा उन्होंने वहाँ के भौगोलिक स्थिति, वहाँ के परिवेश के बारे में बताने के लिए किया है। फिर यहाँ से ये लोग आगे की ओर चल पड़े लंगकोर, जहाँ तक जाने के लिए इन्होंने घोड़ा लिया। किंतु संजोग से ऐसा हुआ कि लेखक राहुल जी का जो घोड़ा था वो बहुत ही धीमे चल रहा था। इसके कारण वे अपने झुंड से अलग हो गए, यानी उनके मित्र जो थे सुमति वह आगे पहुंच गए और ये रास्ते में रास्ता भटक गए। और जब इन्हें रास्ता भटकने का भान हुआ तो वे फिर से वापस आए, किंतु तब तक वे बहुत देर से पहुंचे और पहुंचने पर उनके मित्र बहुत ज़्यादा नाराज थे। लेकिन उन्होंने जब अपने घोड़े के धीमे चाल के बारे में बताया तो फिर दोनों मित्रों ने चाय का मजा लिया और फिर वे वहां से आगे की ओर चल पड़े। आगे की ओर भी जो इन्होंने यात्रा की, वह जगह जगह पे जो इन्होंने पहाड़ देखी, बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे, अन्य भौगोलिक स्थितियाँ, आगे तिब्बती लोगों के परिवेश, रहन सहन का वर्णन भी इन्होंने किया है। बच्चों, जो आप इस कहानी को पढ़ेंगे, इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो इन सब से परिचित होंगे। फिर ये लोग आगे पहुँचे तो इन्हें अनेकों बौद्ध मठों को भी इन्होंने देखा, उनके दर्शन का भी इन्होंने लाभ उठाया। एक जगह ये इसी प्रकार से बौद्ध मठ में जब गए तो वहाँ के मुख्य भिक्षु नमसे, जो बहुत ही भद्र पुरुष थे, उन्होंने इनका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया और वहाँ पर राहुल जी को बहुत सारी बौद्ध पुस्तकें, लगभग 103 पुस्तकें देखने को मिली और उन्होंने अपने मित्र को पास के गांव में भेजकर उन पुस्तकों को पढ़ने का लाभ भी उठाया, क्योंकि इन्हें पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़्यादा प्रिय था और बौद्ध धर्म से भी ये प्रभावित थे। इस प्रकार से इन्होंने वहाँ के रहन सहन, खान पान सबों को देखते हुए, उनका लुत्फ उठाते हुए, साथ ही बौद्ध धर्म का रहन सहन को भी इन्होंने देखा और उनके भी अनुभव प्राप्त करते हुए इन्होंने अपना यह लासा की जो यात्रा थी उसे पूर्ण किया। तो बच्चों, इसी यात्रा वृत्तांत का वर्णन राहुल सांकृत्यायन जी ने इस पाठ में लासा की ओर में किया है। अब आप इस पाठ को अपने से पढ़ेंगे और देखेंगे कि लासा का, तिब्बत का परिवेश कैसा था, वहाँ की भौगोलिक स्थिति का इन्होंने कितने रोचक अंदाज में वर्णन किया है। बच्चों, राहुल जी ने इस यात्रा वृत्तांत में उस समय के तिब्बत समाज के बारे में जो भी जानकारी थी उसे भी इस पाठ में उन्होंने दिया है। साथ ही वहाँ के दुर्गम रास्तों का वर्णन भी किया है। एक प्रकार से वहाँ के तिब्बती रहन सहन का परिचय तो इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें करवा ही दिया, साथ ही वहाँ के खान पान, वहाँ के दुर्गम रास्तों से भी, दुर्गम स्थलों से भी हमें बहुत ही रोचक अंदाज में परिचित करवाया। तो इस पाठ को पढ़ने में हमें ऐसा लगता है कि हम तिब्बती समाज से जुड़ गए हैं, वहाँ के रास्तों को खुद ब खुद भ्रमण करते हुए देख रहे हैं। यही कला जो है वो राहुल सांकृत्यायन जी की लेखनी का एक महानतम पक्ष है, जो यात्रा वृत्तांत पढ़ते हुए हम खुद से ही जुड़ जाते हैं। तो बच्चों, यह था आज का हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम अगली कक्षा में अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को अपने से पढ़ के इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ ही जीवन परिचय को याद रखेंगे और अब हम अगली कक्षा में अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक आप बच्चों स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें और खुश रहें। धन्यवाद।